मेरे एक हाथ में जैतून की टहनी है और दूसरे हाथ में बंदूक भी है। एक ऐसा शख्स जिसने इन अल्फाजों को यूएन में खड़े होकर कहा था, بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي। जब वो शख्स इसके अगले ही साल 1975 में दौराए इराक पर जाता है तो रोज़ाए इमाम हुसैन के अंदर दाखिल होने से पहले वो चंद अल्फाज दोहराता है और वो अल्फाज ये थे कि ए इमाम, ए जन्नती नौजवानों के सरदार, ए शहदा के सरदार। मैं जानता हूँ कि ये गुस्ताखी है क्योंकि मैं नवासाए रसूल की बारगाह में असले के साथ दाखिल हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैंने अपने आप से अहद किया हुआ है, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं पैलेस्टाइन को आज़ाद ना करा दूँ तब तक मैं अपने 29 सितंबर 1947 को जब यूएन पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में डिवाइड करती है और वो फैसला यूएन कुछ इस तरह का करती है कि 30% ज्यूइश को पैलेस्टाइन का 56% ज़मीन का हिस्सा दिया गया और 70% पैलेस्टीनियंस को पैलेस्टाइन का 43% ज़मीन का हिस्सा दिया गया और 1% ज़मीन पर यूएन उस वक्त अपना कंट्रोल रखती है रिलीजियस साइट मान करके, जिसे हम जेरूसलम कहते हैं। एंड यूएन के इस फैसले को अरब लीडर भी रिजेक्ट कर देते हैं और पैलेस्टीनियंस भी, और दोनों तरफ यानी कि ज्यूइश और पैलेस्टीनियंस की तरफ से तनाव बढ़ने लगता है और ये तनाव 14 मई 1948 को जंग में बदल जाता है जब इसराइल की तरफ से डेविड बेन पैलेस्टाइन के आधे हिस्से को ज्यूइश कंट्री डिक्लेयर करता है, यानी कि इसराइल डिक्लेयर करता है। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל। और इसके अगले ही दिन 15 मई 1948 को अरब इसराइल वार शुरू हो जाता है जिसमें हज़ारों पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं और हज़ारों डिस्प्लेस हो जाते हैं, अदर कंट्री के रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर के रहने लगते हैं। कई महीनों की जंग के बाद जब जुलाई 1949 में अरब इसराइल के बीच सीज फायर डील हुई तो वो पैलेस्टीनी जो वार में डिस्प्लेस हुए थे, अदर कंट्रीज़ के रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, उन पैलेस्टीनी रेफ्यूजीज़ को इसराइल वापस अपने घर नहीं आने देता, यानी कि उन लोगों को पैलेस्टाइन वापस नहीं आने दिया जाता इसराइल की तरफ से। और ये सारी चीज़ें इजिप्ट कायरो में बैठा एक 19 साल का नौजवान लड़का देख रहा था। My name is Yasser Arafat, though history knows me by many names. To some, I was a terrorist. To others, a freedom fighter. यासर अरफात की पैदाइश तो इजिप्ट के कायरो में हुई थी, लेकिन थे वो जेरूसलम के, क्योंकि उनके बाप का बिजनेस था जिस बिजनेस की वजह से उनके पेरेंट्स जेरूसलम से शिफ्ट होकर के इजिप्ट चले गए थे। और यासर अरफात की छोटी उम्र में उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से उनके वालिद उन्हें वापस जेरूसलम 4 साल की उम्र में भेज देते हैं अपनी नानी के पास। और 4 साल का एक नन्हा सा बच्चा जब पहली बार जब वो अपनी ज़मीन पर कदम रखता है तो वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा ये देखता है कि उसकी कौम करें जो होगी मस्जिद अल-अक्सा, हमारा पहला किबला। फिर उनकी फतह के बाद 500 साल तक मुसलमान जेरूसलम पर हुकूमत करे 1090 तक। तो 1090 में फिर से क्रिश्चियंस ने फतह कर लिया जेरूसलम को मुसलमानों से 1187 तक। और 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा जेरूसलम को फतह कर लिया क्रिश्चियन से, और उसके बाद हुकूमत मुसलमानों ने 730 साल तक जेरूसलम पर करी। लेकिन 1917 में फिर क्रिश्चियंस जेरूसलम को फतह कर लिए।
तो 1947 से पहले पैलेस्टीनियंस पर कंट्रोल ब्रिटिशर कर रहे थे, जिन्होंने 1917 के बाद ही यहूदियों को ला करके यहाँ जेरूसलम में बसाना शुरू किया था। और इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट उस ज़माने में पैलेस्टीनियंस कर रहे थे, जो एक छोटा सा 4 साल का बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था। फिर इसके कुछ में, यानी कि अपने मुल्क में रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे, जिसके खिलाफ कायरो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लेबर और आम जनता प्रोटेस्ट करने लगती है। सिमिलर चीज़ यासर अरफात कुछ साल पहले जेरूसलम में देख करके गए थे, और आज वो जब वापस इजिप्ट लौटते हैं तो सिमिलर चीज़ वहाँ पर भी देखते हैं, लोग आज़ादी की मांग कर। गाँव, पैलेस्टीनियंस मरते लोग, पैलेस्टीनियंस पर हो रहा जुल्म, ये सारी चीज़ें। अरफात उस वक्त कायरो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब अरफात के लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी पैलेस्टाइन को आज़ाद करना हो गया था अरफात के लिए। पैलेस्टाइन के ऐसे हालात देख करके अरफात इतने जज्बाती हो गए थे कि वो और अरफात के अंदर लगी इस आग पर घी डालने का काम जमाल अब्दुल नासिर करते हैं। कौन है ये जमाल अब्दुल नासिर, जिससे कद्दाफ़ी भी इंस्पायर थे और यासर अरफात भी? इस पर हम बात फिर कभी करेंगे। लेकिन जब 1952 में जमाल अब्दुल नासिर मौजूदा सरकार को तख्ता पलट करके खुद पावर में आते हैं और स्वेज़ कनाल को भी ब्रिटिशर से आज़ाद करवा देते हैं, ये देख कर के सेम अरफात भी कद्दाफ़ी की तरह सोचे कि अगर इजिप्ट कर सकता है तो पैलेस्टाइन क्यों नहीं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने एक ग्रुप को ज्वाइन करा, जिस ग्रुप का नाम था पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ इस ग्रुप में रह करके इन्होंने सीखा कि आज़ादी की लड़ाई को बगैर बंदूक के कलम से कैसे लड़ा जाता है। धीरे धीरे करके इस ग्रुप को वो लोग भी ज्वाइन करने लगे जो पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। शुरू में तो इस ग्रुप के हाथ में कलम थी, लेकिन जब वो अटैक करता है एक वाटर पाइपलाइन पर, और इस अटैक का मकसद सिर्फ नुकसान करना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये मैसेज देना था कि अब पैलेस्टीनियंस अपना हक मांगेंगे नहीं, अपने हक के लिए लड़ेंगे। 1969 में जॉर्डन पर डालना शुरू कर दिया पीएलओ के गोरिल्ला अटैक्स की वजह से। जब भी पीएलओ गोरिल्ला अटैक करते थे
तो अमेरिका जॉर्डन के किंग से उसका जवाब लेता था। सितंबर 1970 जिसे ब्लैक सितंबर से लोग जानते हैं, सितंबर 1970 को पीएलओ पर अटैक जॉर्डन की आर्मी कर देती है और यहाँ तक कि पीएलओ के रेजिस्टेंस वहाँ से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। 1971 में वो वहाँ से पूरी तरह लबनान शिफ्ट हो जाते हैं और सेम लबनान में भी उसी तरह वो काम करने लगे, एक तरफ समाज सेवा और दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला अटैक्स। अरफात के इस तरीके ने पीएलओ को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन को अब इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिलने लगी। लेकिन पीएलओ के कुछ इंटरनेशनल अटैक्स की वजह से अब दुनिया के सामने पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। दरअसल वो इंटरनेशनल अटैक्स का मकसद ही ये था पीएलओ के लिए कि दुनिया की अटेंशन को ग्रैब करना, ताकि दुनिया पैलेस्टाइन के मामले पर बात करे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। अब पीएलओ से दुनिया दूरी बना रही थी। जून 1982 जब इसराइल लबनान पर अटैक करता है, तीन महीने की लड़ाई के बाद एक एग्रीमेंट होता है लबनान और इसराइल के बीच, जिस एग्रीमेंट का नाम था पीएलओ एग्जिट एग्रीमेंट, जिसकी वजह से इसराइल लबनान से अपनी फ़ौज वापस ले आता है और पीएलओ को लबनान से दूर ट्यूनिस में भेजा जाता है। जब बैरूत पोर्ट से अरफात और उसके साथियों को फ्रांसीसी नेवी शिप में चढ़ाया जाता है तो लोग अरफात से ये कहने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। तो अरफात वहाँ उन लोगों के सामने मुस्कुरा कर ये कहता है कि हम वापस आएंगे। फिर दिसंबर 1987 जब एक ट्रक हादसे में 4 पैलेस्टीनी मारे जाते हैं, उनकी मौत पैलेस्टीनी आवाम को सड़कों पर उतार देती है। इस्राएली मिलिट्री की बंदूकों के सामने पत्थर लेकर जब ट्यूनिस में बैठा अरफात ये देखता है तो उसके अंदर आग की वो बुझती हुई चिंगारी फिर से सुलग जाती है और वो अब इस मुद्दे को, अरफात के ये अल्फाज दुनिया को हैरान कर देते हैं। वो पीएलओ जो इसराइल की मौजूदगी को पैलेस्टाइन में इल्लीगल मानता था, आज वो पीएलओ इसराइल को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये अरफात की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है। कुछ ने कहा कि नहीं, ऐसा अरफात अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज 2025 में भी वो एरियाज़ इसराइल के ही कंट्रोल में हैं जिन एरियाज़ को छोड़ने की बात अरफात ने 1988 में करी थी। और मैं एग्री करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने 1988 में अरफात से ये कहा था कि ये अरफात की सबसे बड़ी मिस्टेक है। कुछ लोगों ने ये कहा कि अरफात ने आधी पैलेस्टाइन के बदले पूरी पैलेस्टाइन को भेज दिया। 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस में ओस्लो अकॉर्ड की सो कॉल्ड अथॉरिटी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा। जब अरफात पीएलओ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये अपनी पुलिस फोर्स बनाते हैं, जस्टिस सिस्टम बनाते हैं, इसी तरह अलग अलग जगहों पर अपने छोटे छोटे कैबिनेट बनाते हैं। सो वो बात जो ओस्लो डील में मेंशन थी कि 1967 वार में पैलेस्टाइन के जितने इलाके इसराइल ने कैप्चर करे हैं उनको इसराइल वापस छोड़ेगा। लेकिन इस बात के इसराइल अपोजिट करता है। जिन पैलेस्टीनी इलाकों को इसराइल ने 1967 में कैप्चर किया था वहाँ ला करके इसराइल और यहूदी सेटलर्स को बसाने लगता है। जिन चेक पॉइंट्स पर इसराइल का कंट्रोल था उन चेक पॉइंट्स पर इसराइल का ही कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस को आते जाते समय इसराइलियों की इजाज़त चाहिए होती थी। और यहाँ पर पैलेस्टीनियंस अब दोबारा सड़कों पर आने लगते हैं।
यासर अरफात के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ भी। यासर अरफात को अपने ही लोग अब गद्दार बोलने लगे थे। लोगों की नज़रों में अब PLO ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पैलेस्टाइन में रह करके इसराइल के लिए काम कर रही थी। अरफात लोगों को ये कहता रहा कि इसराइल अमन के रास्ते पर नहीं चल रहा, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल की कैपिटल तल अवीव में ओस्लो डील पर साइन करने वाला इसराइली प्राइम मिनिस्टर को एक इसराइली एक्सट्रीमिस्ट गोलियां मारकर मार देता है, जो कि वो ओस्लो डील के खिलाफ था। अब आता है पावर में इसराइल का करंटली नेता बेंजामिन नेतन्याहू, जो पावर में आने के बाद पैलेस्टीनियों को बेड़ियों में जकड़ देता है। ये देख करके पैलेस्टाइन के वो फ्रीडम फाइटर दोबारा हथियार उठा लेते हैं जिन्होंने सो कॉल्ड ओस्लो डील की वजह से हथियार छोड़े थे, जिन्होंने सो कॉल्ड 2 स्टेट सॉल्यूशन की वजह से हथियार छोड़े थे, जिन्होंने सो कॉल्ड पीस की वजह से हथियार छोड़े थे। ये लोग दोबारा बंदूक किसकी वजह से उठाते हैं? इसराइल की वादा खिलाफी की वजह से। ये लोग दोबारा बंदूक किसकी वजह से उठाते हैं? इसराइल की ओस्लो डील को ना मानने की वजह से। ये सब करने के बावजूद इसराइल अरफात पर यह एलिगेशन लगाता है कि अरफात आतंकवाद को हवा दे रहा है, अरफात दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट है। ये एलिगेशन इसराइल अरफात पर लगाता है। अब अरफात को जब चाहे इसराइल डिटेन कर लेता था और जब चाहे छोड़ देता था। अब अरफात बूढ़ा हो चुका था। अब अरफात को अपने ही लोग गद्दार कहते थे। अब अरफात थक चुका था, जिसको एक बिल्डिंग में इसराइल ने कैद कर रखा था, जो बिल्डिंग धीरे धीरे मलबे की शक्ल ले रही थी। इंटरनेशनल दबाव की वजह से 34 दिन के बाद अरफात को उस घेरेबंदी से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इसराइल उन्हें रहमुल्ला छोड़ करके जाने की इजाज़त नहीं देता। 2004 में वही बिल्डिंग जिसके अंदर महीनों तक अरफात घेरेबंदी में रहे, लेकिन अब उस बिल्डिंग में अरफात एक बीमारी की वजह से पड़े हुए थे। वो बीमारी, जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सी बीमारी है, वो बीमारी जो उन्हें धीरे धीरे करके मार रही थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि इनको इसराइलियों की तरफ से जहर दिया गया है, और कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, अब इनकी उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे की वजह से ऐसा इनके साथ हो रहा है। लेकिन फिर इंटरनेशनल दबाव की वजह से अक्टूबर 2004 में इसराइल इनको अपने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे देता है और इनको रहमुल्ला से पेरिस इलाज के लिए लाया जाता है। अब ये आखिरी बार अपनी कौम को हाथ हिला करके अलविदा कह रहे थे, और इनकी कौम अब इनको आखिरी बार जिंदा देख रही थी। अब पूरी दुनिया की नज़रें पेरिस के उस हॉस्पिटल पर थी जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उन डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला कि कौन सी बीमारी है जो इन्हें धीरे धीरे करके मार रही है। 11 नवंबर 2004, एक खबर जिसने पूरे अरब नेशन को गमगीन कर दिया, और तब उनकी उम्र 75 साल थी। ऑफिशियली तो ये ना पता चल सका कि उनको किसने मारा, कैसे मरे वो, लेकिन उनके लोगों के दिलों में ये बात थी कि इनको इसराइल की तरफ से जहर दे करके मारा गया है। फिर 2012 में रशिया और स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट अरफात के कपड़ों और कुछ कब्र से सैंपल्स लेकर के तहकीक करते हैं, तो वहाँ उन्होंने पोलोनियम 210 को पाया। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, देसी लैंग्वेज में बोलूं तो जहर। بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي